Hello students, today I'll discuss about nuclear fission. So first of all, what is nuclear fission? Nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus splits into two or more smaller or lighter nuclei. Actually होता क्या है कि सपोज अपने पास एक हैवी न्यूक्लियस है लाइक दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस, ये हैवी न्यूक्लियस अपने पास है और इसमें यदि मैं कोई अल्फा पार्टिकल या तो बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन कुछ भी इसमें यदि मैं पुट कर दूँ, इसमें डाल दूँ, तो क्या होता है, ये अनबैलेंस हो जाता है और अनबैलेंस होते होते क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक ये जो होगा वो मैक्सिमम टाइम टू टू पार्ट में होगा, टू पार्ट में ब्रेक होता है और बहुत कम टाइम पे ये जो है तीन पार्ट में होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम टू पार्ट में डिवाइड होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं कि दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस। अब ये जब स्प्लिट हुआ यहाँ से, ये क्या होगा, जब इसमें हम रिएक्ट करवाएं इसको, तो ये स्प्लिट हुआ, स्प्लिट कितने पार्ट में हो गया, टू पार्ट में। तो ये जो स्प्लिट होता है टू पार्ट में उसको बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिजन्स, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हम क्या बोले कि मैक्सिमम टाइम टू होता है ना, और मिनिमम टाइम जो है सो आपको बहुत रेयर केस में होता है तीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिजन्स, ये जो हुआ ब्रेक जो हुआ स्प्लिट जो हुआ उसका कारण क्या है, फिजन। तो मोस्ट ऑफ द फिजन्स आर बाइनरी, बाइनरी मतलब टू, जीरो एंड वन। मोस्ट ऑफ द फिजन्स आर बाइनरी बट आउट ऑफ थाउजेंड फिजन्स आर टर्नरी, टर्नरी मतलब तीन, मतलब आउट ऑफ थाउजेंड, थाउजेंड में से एक वैसा होगा जो टर्नरी होगा, मतलब तीन वो देगा। यहाँ से यदि स्प्लिट होगा तो तीन पार्ट में वो देगा, थाउजेंड में से कोई एक। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम में क्या देता है आपको, दो ही देगा, दो ही पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है, ये जो दोनों साइज है इसका, ये दोनों साइज कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल साइज मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आपको मिलेगा, तो ये कंपेरेबल मतलब कंपेरेबल साइज में मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन, ये जो फ्यूजन, फ्यूजन जो है दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन। तो यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है दैट इज द इंड्यूस्ड फ्यूजन, और स्पॉन्टेनियस फ्यूजन जो हम लोग बोल रहे हैं तो वो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मीन्स रेडियो एक्टिविटी, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। Spontaneous fission means radioactivity. Induced fission means induced by proton, alpha particle and neutron. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन या फिर हम लोग न्यूट्रॉन को यदि पुट करते हैं किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस में, तो वो जो है सो स्प्लिट हो जाता है टू और थ्री पार्ट में। ठीक है, इसी को फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन एक्चुअल में जो हमारे सिलेबस में भी है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे इसमें, हम लोग को पुट करना है न्यूट्रॉन, और इसी पे बेस्ड हम लोग को देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सो फ्यूजन होता है। अपने पास पेरेंट न्यूक्लियस है और उसमें हम लोग को क्या करना है, न्यूट्रॉन को पुट कर देना है, पुट कर देना है बाई गन या जो भी है वहाँ पे उसको उसका कुछ फिक्स स्पीड होता है, उस स्पीड से उसको उसमें डालना होता है, उसमें पुट करना होता है। तो उससे क्या होता है, उसका साइज जो है सो बढ़ता है, साइज बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक किस तरीके से होता है। न्यूट्रॉन को जब किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में हम यदि पुट कर न्यूक्लियस में पुट करते हैं तो वो किस तरीके से न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यूरेनियम को ही, बट यूरेनियम को लेने से पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल फॉर इंड्यूस्ड फिजन। इंड्यूस्ड फिजन ये एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस फिजन जो हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा पेरेंट न्यूक्लियस, जिसको मान सकते हैं यूरेनियम 235। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को हम इसमें पुट कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को इसके अंदर हम छोड़ दे रहे हैं कुछ स्पीड से। ठीक है, जिसका एनर्जी, इस न्यूट्रॉन का स्पीड जो है वो है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है। ये इसमें हम पुट कर दिए, इसको पुट करने से इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका साइज कुछ इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते कुछ इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा दो पार्ट में। तो हुआ क्या, ऑलरेडी अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने से और जैसे ही हम इसको न्यूट्रॉन डाले तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि देखो इसका मास नंबर बढ़ गया 236, तो और अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होते होते क्या हो गया, स्प्लिट हो गया टू पार्ट में, जिसको बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियाई। दो कुछ इस पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन है, अब जो आपको एनसीईआरटी वगैरह बुक में जो तुमको रिएक्शन करके दिखाया गया होता है वो किस तरीके से, उसको देखते हैं। मान लो अपने पास यूरेनियम है, यूरेनियम मटेरियल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड एटॉमिक मास नंबर 235। अब इसमें क्या कर दिए, हम न्यूट्रॉन को एक डाल दिए, इस मटेरियल में न्यूट्रॉन को डाल दिए, तो इसका एटॉमिक मार्क्स जो है सर 236 हो जाएगा, 235 ऑलरेडी है।
इसमें इसको न्यूट्रॉन को डालेंगे तो ये देखो 235 + 1 236 हो जाएगा, और ये एटॉमिक नंबर एज इट इज़। तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद ये क्या होगा, टूटेगा, दो पार्ट में स्प्लिट होकर के दो पार्ट में टूटेगा, जो जिसको बोलते हैं हम लोग डाउटर न्यूक्लियाई। तो ये 2-3 तरीके से इसका रिएक्शन करके दिखाया होता है बुक में, बट बेसिकली जो है उसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में एक जो ब्रेक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 92 यहाँ के बाद देख रहे हैं, यहाँ के बाद इधर, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखो, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखोगे तो यहीं से रिएक्शन दिखा देता है इधर आगे, बट मैं यहाँ से इसको पार्ट वाइज किया हूँ। तो 92 टू 36 अनस्टेबल, ये स्प्लिट होगा, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है तो दो पार्ट में दो डाउटर न्यूक्लिया इसको मिलेगा, एक मिलेगा बेरियम, एक क्रिप्टन। तो आपका 56 एटॉमिक नंबर इसका है, 144 एटॉमिक मास नंबर। क्रिप्टन का 36 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 89। आप इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद इसको एक्चुअल में इधर के जैसा बैलेंस करना है। तो बैलेंस आपका अभी नहीं है ये, इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, ये दोनों को भी ऐड करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो 36 + 56 92 आ जा रहा है, बट 89 + 144 236 नहीं आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ से तीन बैलेंस करने के लिए नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, इतना ये रेडियो मतलब आपका रिएक्टिव मटेरियल है यूरेनियम, कि ये क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को यदि इसमें हम डालते हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन और वहाँ से आउट करता है। मतलब इन एवरेज देखा गया कि जब एक न्यूट्रॉन को इसमें पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, डाउटर न्यूक्लियाई तो देता ही है, डाउटर न्यूक्लियाई दो दिया, साथ साथ क्या करता है वो न्यूट्रॉन्स को भी आउट करता है। तो मैक्सिमम टाइम आपको कितना न्यूट्रॉन से आउट करता है, 3 न्यूट्रॉन से आउट करता है। मतलब डाउटर न्यूक्लियाई के साथ साथ हमको 3 न्यूट्रॉन भी दे रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से 3 न्यूट्रॉन के साथ में आउट कर रहा है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी आउट करता है। तो क्या करता है, यूरेनियम मटेरियल दो डाउटर न्यूक्लियाई दिया, साथ ही 3 न्यूट्रॉन देता है और कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज करता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन ये हो गया, और बहुत सारा बुक में और भी रिएक्शंस लिखे रहते हैं, जैसे ये और भी कुछ तरीके से, कोई जरूरी थोड़ी कि प्रत्येक बार जो है सो बेरियम और क्रिप्टन ही आए, डिफरेंट चीज़ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जो देखा गया, मतलब और भी एक्सपेरिमेंट्स में मैक्सिमम टाइम इसी को देखा गया, बट नेक्स्ट कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसमें देखा गया कि कुछ इस तरीके से कि उसमें मिला हमको एंटीमनी। जब इसको स्प्लिट मतलब रिएक्शन करवाया गया, इसके साथ न्यूट्रॉन को इसमें पुट किया गया, तो इसमें देखा गया एंटीमनी आउट हुआ, और नायोबियम मिला, जिसका एटॉमिक नंबर आपका एंटीमनी का 51 होता है, 133 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, नायोबियम का होता है 41 एटॉमिक नंबर, 99 इसका एटॉमिक मास नंबर, और ये 4 न्यूट्रॉन को आउट करता है, 4 न्यूट्रॉन। और एनर्जी कितना है, जो भी एनर्जी होगा ए एनर्जी को भी रिलीज करता है यहाँ से। एक और रिएक्शन इसमें है, एक और हम लोग एग्जांपल बहुत सारे बुक में मिलता है डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको देख लेना है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक और क्या देखा गया कि यूरेनियम को जो स्प्लिट कराया गया तो ये जेनोन को दिया था, और स्टेरिडियम को क्या स्ट्रंटियम को दिया था, स्ट्रंटियम, ये चीज़। तो जेनोन जो है इसका एटॉमिक नंबर 54, एटॉमिक मास नंबर 140, स्ट्रंटियम का है 38 एटॉमिक नंबर, 99 एटॉमिक मास नंबर, और ये 2 न्यूट्रॉन को आउट कर रहा था, 2 न्यूट्रॉन को आउट कर किया था, और कुछ एनर्जी को यहाँ से रिलीज किया था। बट बेसिकली जो हम लोग को जो इन एवरेज दिखा गया, तो वो मेन है हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो 3 न्यूट्रॉन को आउट कर रहा है, ये वाला है हमारा इन एवरेज जब देखा गया। तो मैक्सिमम टाइम कुछ इस तरीके से ही मिला, मैक्सिमम टाइम यही वाला रिएक्शन मिला, जिसमें ये बी और के आर मतलब क्रिप्टन और बेरियम कुछ मिला, और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स मिला, और कुछ एनर्जी को ये रिलीज किया यहाँ से, ठीक है। तो दिस वन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कुछ इतना ये रिएक्शन हमको वहाँ से मिलता है, तो ये आपको माइंड में रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से अब कंडीशन है कि ये एनर्जी कितना रिलीज करता है, ये यदि यहाँ से एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो कितना एनर्जी को ये रिलीज कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल से लेकर के मतलब इसी के लगभग का एक एलिमेंट लेंगे, और उससे हम लोग समझेंगे कि इस एनर्जी एक्चुअल में कितना ये रिलीज करता है। तो देखते हैं, देखो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालेंगे एनर्जी इन फ्यूजन। एनर्जी इन फ्यूजन, फ्यूजन के टाइम जो एनर्जी वहाँ से क्यू फॉर्म में रिलीज हो रहा है, जो क्यू यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कुछ मास उसका डिसअपियर हो रहा होगा, जिससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो रीड करते थे, तो वहाँ से कुछ उसका जो है सो मास डिसअपियर हो रहा होगा। तो वो मास जो डिसअपियर होने से वो मास सीधा कन्वर्ट किस में हो जा रहा होगा, एनर्जी में, क्योंकि हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E इज टू mc²। मतलब मास डिसअपियर हुआ तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग को यहाँ पे समझना है एज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम एक एलिमेंट लिए हैं जिसका एटॉमिक मास नंबर 240,
तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लेते हैं हम लोग इक्वल लगभग कि चलो ठीक है, ये बराबर पार्ट में एक आउट हुआ। इसका एटॉमिक मास, दिस इज नॉट एटॉमिक नंबर, ओके, दिस इज एटॉमिक मास नंबर, यहाँ लिख दिया हूँ मास नंबर 240, इसका 120, इसका भी 120, मतलब कंपेरेबल है, बट हम लोग मान लेते हैं कि दोनों इक्वल अमाउंट में तुमको मिला है, 120। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कैलकुलेट करेंगे तो आता है 7.6, इसका आता है 8.5, इसका आता है 8.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाता है, इसका देखो 240 इंटू 7.6 ये मिल गया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ गया डाउटर न्यूक्लियाई का, दोनों का अलग अलग होगा, तो इसका कितना है 120 इंटू 8.5 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो हमारा मतलब जो हैवी न्यूक्लियस है, जो स्टार्टिंग में हैवी न्यूक्लियस वो स्प्लिट होने के बाद वाई जेड बना रहा है ना, एक्स इज द हैवी न्यूक्लियस एंड वाई एंड जेड इज द डाउटर न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस का जो एनर्जी है वो स्टार्टिंग में मेरा कितना है 824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट जब ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद जो इसके पास एनर्जी आ रहा है इससे ज़्यादा है, हैवी न्यूक्लियस से ज़्यादा है, देख सकते हो ये 1824 है और ये 2040 है, तो एनर्जी जो है सो ज़्यादा बढ़ गया, तो ये ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो एक्चुअल में एनर्जी को कितना रिलीज किया, तो ये एनर्जी जो रिलीज किया यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये वाला जो मैक्सिमम एनर्जी है ये चेंज है ना, चेंज माइनस एक्चुअल कर दो, तो ये तुम्हारा जो है सॉरी चेंज और नहीं, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, तो इनिशियल में ये है, दिस इज फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, तो जो भी एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रहा है, जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है वो एनर्जी हमको मिल जाता है। तो एनर्जी हमको कितना ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, तो 240 माइनस 1824 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यू कैन सी हियर एनर्जी लिबरेटेड 2040 माइनस 1824, तो आ गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यूरेनियम का होता है एटॉमिक मास नंबर 236, मतलब 235 से 238 तक जाता है, तो 240 मतलब ऑलमोस्ट हम लोग यूरेनियम का ही मटेरियल को मान सकते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट यदि उसी को माने 240, तो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी रिलीजिंग जो यहाँ पे रिलीज कर रहा है वो मटेरियल वो कितना कर रहा है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप मान सकते हो 200 सिमिलर टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हो, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ये रिलीज कर रहा है। तो कंडीशन है कि ठीक है, तो यहाँ से कितना मास डिसेपियर हुआ या फिर कितना परसेंटेज जो सो यहाँ से मास डिसेपियर हुआ, तो कितना एनर्जी ये रिलीज किया, एनर्जी तो हम लोग को मिल गया, मतलब कितना मास ये डिसेपियर होता है, यहाँ पे मास यदि इसका डिसेपियर होता है तो कितना मास डिसेपियर होता है, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी आपको मिल चुका है, कितना बाइंडिंग एनर्जी टोटल सबका मिल गया, एनर्जी कितना यहाँ से लिबरेट हुआ वो भी मिल गया हम लोग को, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट पड़े हो, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, आपको बाइंडिंग एनर्जी जो है सो आपका होता है कितना एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज किया उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी इसके पहले रीड किए थे डेल्टा एम इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये पढ़े थे ना। तो इसमें जो डेल्टा ई है ये हमारा कैलकुलेट हो गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है डेल्टा एम, कितना डेल्टा एम होगा यहाँ पे उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे अपने पास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235, इसका यदि मैं लूँ, इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं कि चलो वो 240 लिए थे उसका, तो 235 ऑलमोस्ट मतलब सेम है, लगभग है उसके ना, तो इसको मान लेते हैं 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 ऑन फ्यूजन रिलीजेस हाउ मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी को ये रिलीज कर रहा है। यूरेनियम को ही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो इसका मान लेते हैं कि इतना ये एनर्जी को रिलीज किया 216, हो सकता है 214 या तो 210 हो, तो लेकिन 216 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट तो उसी को लेके चलते हैं, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीजेज बाय 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम मटेरियल, ओके। एनर्जी इज लिबरेटेड दस मास हैज डिसअपियर्ड, कितना मास डिसअपियर होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 AMU का वैल्यू होता है इतना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है 1 AMU के लिए, 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 1/931.5 AMU के लिए होगा। तो यहाँ पे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके लिए कितना होगा,
तो 1/931.5 पॉइंट इंटू 216 कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है 0.23। सिमिलर लगभग उसके आ जाता है 0.23 में एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना एएमयू के बराबर जो सो वहाँ से एनर्जी को रिलीज करता है 0.23 एएमयू। तो कितना परसेंटेज हुआ, कितना परसेंटेज ऑफ मास यहाँ से रिलीज करता है, मतलब इतना, सॉरी, मास को इतना डिसअपियर करता है 0.23 एएमयू ऑफ द मास जो सो रिलीज होता है। तो इतना यदि ये रिलीज हो रहा है तो कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, चेंज बाय एक्चुअल, चेंज बाय एक्चुअल इंटू 100। तो चेंज ये हुआ, दिस वन इज द चेंज। एक्चुअल हमारा कितना है 240, एक्चुअल इज द 240, और एटॉमिक मास देखा जाता है यहाँ पे, सॉरी एटॉमिक नंबर देखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर 240 की जगह 235 भी यदि लोगे तो चलेगा, यूरेनियम का 235 है यहाँ पे, तो 0.23 डिवाइड बाई 235 यहाँ पे कर सकते हो आप इंटू 100। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो 0.1% के बराबर आता है, मतलब परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपियर्ड ओनली 0.1%। कितना, 0.1% मास ओनली डिसअपियर हो रहा है, जिससे हमको 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आप इतने बड़े रिएक्शन में आपको 0.1% ओनली मास डिसअपियर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0.1% ऑफ मास डिसअपियर्ड फ्रॉम द यूरेनियम न्यूक्लियस। ओके, यहाँ तक हो गया। अब यूरेनियम मटेरियल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है उसको, तो इसमें हम लोग चेन रिएक्शन देखते हैं कि इसका जो चेन रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, चेन रिएक्शन ऑफ द यूरेनियम मटेरियल, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव टू पुट हियर चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये वाला देखो। अब जूनियर सेक्शन में इसको पढ़े होगे, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन क्लास 10th में सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पढ़ना था, फिर भी आप यहाँ पे भी जान लो। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो अपने पास एक यूरेनियम मटेरियल है, तो यूरेनियम मटेरियल एक तो होता नहीं, मान लो मटेरियल लोगे तो उसमें एक ही यूरेनियम तो नहीं रहेगा, वहाँ पे न्यूक्लियस, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस 1000 मिलियन में भी हो सकता है, 1000 या तो लाख या तो मिलियन में भी हो सकता है। आप मान लो 1 ग्राम या तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेते हो या तो 1 kg ऑफ यूरेनियम लेते हो, तो उसमें लॉट ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा यूरेनियम का, तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेगा उसमें यूरेनियम का। तो होता क्या है कि मान लो अपने पास यूरेनियम मटेरियल है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम मटेरियल में क्या कि एक न्यूट्रॉन को हम पुट कर दिए, तो एक न्यूट्रॉन को जैसे ही पुट करोगे उस मटेरियल में, तो एक यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करेगा, एक यूरेनियम मटेरियल के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा, तो हम जानते हैं कि ये क्या करता है, यहाँ से 2 डाउटर न्यूक्लियाई देता है और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन देता है, 3 न्यूट्रॉन। तो एक यूरेनियम न्यूक्लियस 3 न्यूट्रॉन दे रहा है, और हम जान रहे हैं कि हमारे पास यूरेनियम मटेरियल है तो उसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूरेनियम न्यूक्लियस है, तो बहुत ज़्यादा यूरेनियम न्यूक्लियस है, तो क्या करेगा, ये तीनों न्यूट्रॉन जो है उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, अगला न्यूक्लियस के साथ। तो अगला के साथ यदि रिएक्ट होगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो 3 न्यूट्रॉन देगा, डॉटर न्यूक्लियर के साथ साथ वो 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 न्यूट्रॉन, ये चेन प्रोसेस रुकेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, तो हमारा जो चेन रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। एक्चुअल में चेन किस तरीके से होता है, चेन होता है जैसे 1, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 9 आ रहा है, आप देख सकते हो, पहला 1 है, इसके साथ न्यूट्रॉन, एक ही न्यूट्रॉन हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो एक न्यूट्रॉन पुट करने के बाद 3 न्यूक्लियस को जा करके क्या करता है, फिर से रिएक्ट करवा देता है, और 3 न्यूक्लियस जो है सो फिर से 9 न्यूक्लियस को रिएक्ट करवा देता है, और 9 के बाद फिर 16 न्यूक्लियस को रिएक्ट करवा देता है, कुछ इस तरीके से। तो आपको आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि चेन जो है चेन न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट अपना आता है कि ये ठीक है, इसमें जो होता है ना, 2 तरह का यहाँ पे जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनता है वो 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द अनकंट्रोल्ड और सेकेंड वन कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड और एक होता है कंट्रोल्ड, तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। इसको तो अनकंट्रोल्ड बोलेंगे अभी, यदि इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो ये अनकंट्रोल्ड होगा। जैसे एटम बम, एटम बम जितना भी इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, जैसे डिपेंड करता है कि कितना केजी का है, कितना
वो ग्राम में होगा तो बहुत कम एरिया को इफेक्ट करेगा, यदि केजी में होगा तो बहुत ज़्यादा एरिया को इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से देखा जाता है, बट उसको हम लोग समझते हैं अभी। दिस इज द अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। ओके, अब कंडीशन है यहाँ पे कि अनकंट्रोल और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों को कुछ इस तरीके से बना दिए लाइन, एक साइड कंट्रोल्ड और एक साइड अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड में क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज मोर देन वन फ्यूजन, व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज मोर देन वन फ्यूजन, मतलब एक फ्यूजन यहाँ पे हम करवा रहे थे, एक फ्यूजन, तो वो क्या कर रहा था, एक से ज़्यादा फ्यूजन करवा दे रहा था। एक फ्यूजन हम करवा रहे हैं बट वो एक से ज़्यादा फ्यूजन को करवा दे रहा है, उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। और कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि एक फ्यूजन यदि हम कराएं तो वो अगला एक ही फ्यूजन को करेगा। कैसे, उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे यदि लिखें कि व्हेन, एक कंट्रोल का हो गया कि एक फ्यूजन हम कराएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूजन करा देगा, एक से ज़्यादा फ्यूजन को कराता है, एक से तीन, तीन से नौ, नौ से, इस तरीके से। ठीक है, बट यहाँ पे यदि मैं कंट्रोल की बात करूँ तो कंट्रोल में क्या होता है कि व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज वन फ्यूजन, मतलब इसमें क्या होता है कंट्रोल में कि एक फ्यूजन तुम करा रहे हो तो वो एक ही फ्यूजन को फिर करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को पुट किए इसमें, तो यहाँ से तीन निकलेगा बट हम किसी तरीके से दोनों को रोक लेंगे, दो को रोक देंगे, अगला फिर ये रिएक्शन करेगा, फिर इसको दोनों को रोक लेंगे। इस तरीके से रोकना पड़ेगा, तो एक लाइन में चला जाएगा, एक सीक्वेंस में चला जाएगा कि एक के बाद एक रिएक्शन, एक एक करके। मतलब इसमें क्या है ना, एक रिएक्शन हम कराए तो अगला को फिर एक बार रिएक्शन करेगा ये, फिर अगला फिर एक ही, मतलब एक्चुअल में तो ये तीन तीन न्यूट्रॉन देगा हमको, बट दो न्यूट्रॉन को हमको रोक लेना है। दो न्यूट्रॉन को यदि आप रोक लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल रिएक्शन। कि व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज वन फ्यूजन, एक फ्यूजन एक फ्यूजन को देता है, दैट इज द कंट्रोल्ड। इसको रोकने का तरीका है, इसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना पड़ता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए कंट्रोल में, कंट्रोल में क्या कि ये एक रिएक्शन फ्यूजन हो रहा है तो एक फ्यूजन हमको दे रहा है, एक एक मतलब एक के बाद एक एक करके, ऐसे करके हमको एक एक करके फ्यूजन मिल रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि एनर्जी लिबरेटेड एट कांस्टेंट रेट, इसका कांस्टेंट रेट है। ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है किस में यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, वहीं पे हम लोग कंट्रोल करते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर पावर प्लांट है एक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हमको क्या डेवलप कर, मतलब वहाँ से क्या डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर भी देखेंगे अभी हम लोग कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है और क्या उसका बेसिक यूज है और किस तरीके से वो उसका कंस्ट्रक्शन होता है। और अनकंट्रोल्ड में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड में हम जान रहे हैं कि व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज मोर देन वन फ्यूजन, ये बहुत ज़्यादा फ्यूजन करता है, एक फ्यूजन हम किए तो वो तीन न्यूट्रॉन फिर नए न्यूट्रॉन फिर जो है सो बढ़ते चला जाएगा, इस तरीके से चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि एनर्जी विल मल्टीप्लाई इन मिली सेकेंड्स, एनर्जी विल मल्टीप्लाई इन मिली सेकेंड्स, मतलब कि मिली सेकेंड्स में, मतलब बहुत छोटा टाइम पे ये जो है सो बहुत ज़्यादा रिएक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, चेन बना लेता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है एटम बम, जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो भी गिरा था। ठीक है, जो एटम बम गिरा था कुछ इसी का मतलब एग्जांपल है, एटम बम इज द एग्जांपल ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और कंट्रोल का तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो कुछ इस तरीके से, तो सिंपल सा माइंड में रखना है, अनकंट्रोल्ड मतलब व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज मोर देन वन फ्यूजन, और कंट्रोल्ड व्हेन वन फ्यूजन कॉजेज वन फ्यूजन, एक फ्यूजन से एक ही फ्यूजन मिलेगा तो कंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड मतलब एक फ्यूजन से बहुत ज़्यादा फ्यूजन मिले तो अनकंट्रोल्ड। ठीक है, और ये जो वर्क होता है यहाँ पे वो मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड, बहुत कम टाइम में हो जाता है ये सब रिएक्शन। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि किस तरीके का बना होता है, और उसको हम लोग समझते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर, यू हैव टू पुट द हेडिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, और कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम। इसमें हम लोग करते हैं यूज़ क्या क्या, फ्यूल रॉड जो यूरेनियम मटेरियल का बना होता है। तो ये देखो फ्यूल रॉड यूज हुआ है, ये तुम्हारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से। इसमें फ्यूल रॉड देखो ये लगा हुआ है, यूरेनियम मटेरियल है ये, दिस वन। और ये है कंट्रोल रॉड, इसको देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, सबको इंडिकेट कर दिया हूँ, दिस वन कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड से जो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, तो ये कंट्रोल रॉड है। ये फ्यूल रॉड मतलब यूरेनियम मटेरियल।
और इसमें क्या लगाया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो साइड से लगा हुआ है, ये जो ब्लैक ब्लैक करके दिखाया गया इस पाइप में, इसको बोलते हैं कूलेंट। कूलेंट सबका काम क्या है बताता हूँ अभी। एक कूलेंट है, और ये इसके बीच में जो यूरेनियम मटेरियल है या तो फ्यूल रॉड जो है, उसके अंदर में लगा हुआ है मॉडरेटर। मॉडरेटर कोर, जिसको मॉडरेट करना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कि उसको बैलेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या और यूज़ किया गया, देखो यहाँ पे बॉयलर लगाया है। मतलब इससे जो एनर्जी रिलीज होता है तो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, और वो क्या करता है यहाँ पे बॉयलर, बॉयलर मतलब वही एनर्जी, हीट एनर्जी, वो क्या करता है यहाँ पे इसमें वाटर पुट कर दिए, देखो वाटर यहाँ पे है, ये क्या करता है यहाँ से इसको हीट करता है। ये बॉयलर जो है इसको क्या करता है, हीट करता है। हीट करने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा, स्टीम। स्टीम आउट होगा, और स्टीम को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, टरबाइन लगा दिए। तो स्टीम के कारण ये टरबाइन जो है सो मूव करता है, टरबाइन मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ पे कॉइल लगा दिए हैं जिसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो इस कॉइल से हमको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से करंट मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो हम जानते हैं यूरेनियम मटेरियल बहुत रिएक्टिव है, ये यहाँ से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे देता है, और हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ हीट यहाँ से डेवलप होगा। तो हीट जो है उस हीट से हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं। इस वाटर बॉयल होने से यहाँ से स्टीम डेवलप होता है, और स्टीम जो है आता है टरबाइन पे, और टरबाइन से टरबाइन को मूव कराता है, और इसको, ये टरबाइन को हम लोग कॉइल से फिट कर देते हैं, और कॉइल जो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ से क्या है, ये वाटर जो है आप देख सकते हो कि वाटर जो है, ये वाटर को यहाँ पे हीट किया। यहाँ से तो तुमको नहीं मिल रहा है, ये क्या बोलते हो, कूलेंट, यहाँ से कूलेंट इसमें यूज़ किए। तो ये कूलेंट क्या करता है, इधर से जाता जाता है, इसको क्या करता है, वाटर को वार्म करता है। और वाटर को वार्म करने के बाद यहाँ से इस कूलेंट को फिर से हम लोग पंप कर देते हैं, आउट कर देते हैं, आउट नहीं, फिर से वापस भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पंप लगाते हैं, और इसको फिर से वापस उसी में दे देते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस एक तरीके से होता है, और एक कंटिन्यूस हमको क्या देता रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसका किसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड क्या है, फ्यूल रॉड यूरेनियम है। फ्यूल रॉड इज द यूरेनियम 235, जिसको फ्यूजन करने पर, उसका फ्यूजन वहाँ पे होता है तो कितना एनर्जी देता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो, ऑफ एनर्जी इतना वो देता है वहाँ से। एक न्यूक्लियाई, मतलब एक न्यूक्लियस से इतना देता है, तो वहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वो दे देगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। मॉडरेटर स्लो करता है, उसको मतलब बैलेंस करना बोले थे। तो मॉडरेटर स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी सो दैट दे कैन कॉज फ्यूजन। मतलब क्या करता है, इसको स्लो डाउन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, स्लो डाउन करने का मतलब ये है कि जो यूरेनियम मटेरियल है, यूरेनियम मटेरियल में बहुत फास्ट यदि न्यूट्रॉन जाएगा तो वो जो है फ्यूजन नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्ट पास हो जाएगा यूरेनियम मटेरियल से। तो उसके लिए बहुत स्लो, मतलब एक मेंटेन्ड स्पीड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये मॉडरेटर क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, उसका स्पीड, न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो डाउन करता है, जिससे कारण वहाँ से फ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो मॉडरेटर का यूज़ है बैलेंस करना, किसका स्पीड को, न्यूट्रॉन के स्पीड को बैलेंस करना, जिससे कारण फ्यूजन पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, किस तरीके से काम करता है वो देख सकते हो। कंट्रोल रॉड्स ये है टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन, दे आर यूज टू मेंटेन के वैल्यू नियर यूनिटी, के इज इक्वल टू 1। मतलब एक्चुअल में जो अभी बताए थे हम, क्या बोले थे कि यहाँ से एक एक न्यूट्रॉन में यदि रिएक्शन होगा तो वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन को आउट करेगा वो। यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन हम पुट करते हैं तो वहाँ से 3 न्यूट्रॉन को आउट करता है। 3 न्यूट्रॉन को आउट करता है तो हमको 2 न्यूट्रॉन को ब्रेक करना है, रोकना है, एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है, मतलब आगे जाने, मतलब 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर देता है, रोक देता है, ये कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड का काम ये है। ठीक है, की वैल्यू ऑफ जो भी है ये मेंटेन करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट वन कूलेंट। कूलेंट का काम क्या है यहाँ पे, कूलेंट जो है वो, कूलेंट सर्कुलेट्स अराउंड कोर इन 2-3 लूप्स एंड अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम फ्यूजन एंड कैरीज दिस हीट टू बॉयलर टू हीट वाटर। मतलब कूलेंट जो क्या करता है, वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो हीट वहाँ पे डेवलप होता है हमारा सिस्टम में, उस हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। और ऑब्जर्व करने के बाद वो हीट जो है वो वाटर को बॉयल करता है, वाटर बॉयल होने से स्टीम में डेवलप होता है, और स्टीम टरबाइन को मूव कराता है, टरबाइन को मूव कराने के बाद कॉइल से फिट रहता है वो, तो कॉइल मूव कराने से वहाँ से क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली बैलेंस्ड जो है यहाँ पे जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है
उसको बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना करके कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हम लोग एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं इसको। ओके, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन। सो ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।